100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिलवाएंगे। जो भी पंजाब के खानदान 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको कभी बिजली का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे बड़ी जो गलती हमारी हुई है इन द पास्ट, वो हमने जो उम्मीद रखी कि बिजली की मांग इस तरह बढ़ेगी, वो गलत कैलकुलेशन। वापडा को हमने अनबंडल किया, उसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और हमने कहा कि वापडा अब मज़ीद, जिसने हमारे लिए डैम्स बनाए, जो हमारा पूरा जनरेशन सेक्टर चलाता था, उसको हमने कहा कि अब ये मज़ीद हमारी जनरेशन पे कोई काम नहीं करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में और क्वेटा में और सक्कर में फीडर हैं, जहाँ 90% 90% चोरी हो रही है। हल क्या इसका? आपकी सारी कंपनियां आज बैंकरप्ट हो चुकी हैं। जिस सी पैक का बड़ा शोर हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान का मैं लिटरली कहूँगा मुआशी कत्लेआम हो रहा है, वो बिजली के वो मुआहदे हैं जो नून लीग की हुकूमत ने 2013 से 2018 के दौरान किए। धड़ाधड़ प्लांट लगाने की कोई एक्विजिशन हो सकती है तो वो पीपल्स पार्टी की 1993-94 की हुकूमत थी, जिसमें ये पहली दफा आगाज हुआ। इन्हें हाथ जोड़ के कह सकते हैं कि यार माफ कर दो इसको। बुनियादी तौर पर यह कहानी है दो फरीकों की, इनके फायदे और नुकसान की। तो सफेद पोश लोग हैं, वो किधर जाएंगे मुझे बताएं। इतना बिल है और ऊपर से बिजली नहीं है। चालाकी के साथ किए गए मुआहदों से हासिल होने वाली बेतहाशा मुनाफे की और शानदार सनती तरक्की, लगातार सस्ती वाफत बिजली जैसे चमकदार नारों से खुला धोखा खाने वालों के इज्तमाई नुकसान की। पाकिस्तान के मुसलसल बढ़ते हुए खसारे के असल वारिस, या दूसरे लफ्जों में अवाम की। तवानाई नाम की इस बहती गंगा में हाथ धोने वालों को आसानी के साथ उंगलियों पर शुमार किया जा सकता है, जबकि दूसरे फरीक को आसानी के साथ शुमार करना खासा मुश्किल है, क्योंकि 20 बरसों पर मुहित इस अजियत की कहानी का शिकार फरीक 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए मैदानी इलाकों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, शहरों और छोटे बड़े देहात में आबाद है। आबादी के माहिरीन के मुताबिक इस फरीक की तादाद 25 करोड़ के लगभग है। बीस बरस पहले शुरू होने वाली इस इबरत और अजियत की दास्तान में तवानाई के नाम पर दौलत बनाने वालों, सियासत चमकाने वालों, मुखालिफिन से सियासी इंतकाम लेने वालों और अवाम को खुला धोखा देने वालों की शनाख्त बहुत वाज़ेह और आसान है। चश्मदीद गवाह आदाद व शुमार हैं, वो आदाद व शुमार जो न सिर्फ रियासत की मईशत का कबाड़ा कर चुके हैं, छोटी बड़ी इंडस्ट्री को चाट गए हैं, बल्कि अवाम की एक बड़ी तादाद को फाकों पर मजबूर कर चुके हैं। रियासत और अवाम के इस मुआशी मलबे के ढेर पर आज सिर्फ मायूसी और अफसोस बाकी है। आज नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि समझदारी और मौका परस्ती के साथ सौदेबाजी करने वाला फरीक बिजली पैदा किए बगैर भी खरबों रुपए जेब में डाल रहा है, और नुकसान में रह जाने वाले फरीक की हालत यह है कि वो अपनी जमा पूंजी, कारोबार, हत्ता के रोजगार और जिंदगी की बाजी तक हार रहा है। अन्ना बीबी का घर का बिजली कनेक्शन बिजली बिल अदा ना करने की वजह से काट दिया गया।
घर की अशिया फरोख्त करके बिजली बिल अदा किया गया, मगर फिर भी बिजली बहाल ना हुई। इसके साथ साथ उसके बच्चे जो है वो घर का राशन ख़त्म होने की वजह से 2 रोज़ से भूखे थे, जिसकी वजह से हमना बीबी शदीद परेशान थी। और उसके खामद के काम पर जाने के बाद हमना बीबी ने जहरीली गोलियां खा ली, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई। उसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानवर ना हो सकी और उसने मौत को गले लगा लिया। हालात को समझने के लिए ये काफ़ी है कि पाकिस्तान में तवानाई के माहिरीन तक इस सूरत हाल को बयान करने से आजिज आ चुके हैं। पाकिस्तान में भी एक जिसे कहते हैं ना, अवाम में और हुकूमत में एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट आ गया है। लोगों का एतमाद नहीं रहा। एतमाद कैसे नहीं रहा? अब आप देखें कि लोगों को जब चांस मिला कि कोई तरीका है इससे निजात, आज़ादी हासिल करने का इस पावर सेक्टर से, तो क्या हुआ? लोगों ने अपनी बीवियों के जेवर बेचने शुरू कर दिए और सोलर लगाना शुरू कर दिए। एक काम हो सकता है, इन्हें हाथ जोड़ के कह सकते हैं कि यार माफ़ कर दो इसको, बस कर दो। इस तमाम खेल में नुकसान का अंदाजा लगाना कदरे मुश्किल और पेचीदा काम है, क्योंकि हमारे यहाँ हुकूमती सतह पर किसी मुतवक्किल बड़े फायदे से मुंसलिक आदाद व शुमार में जालसाजी की जाती है। इसी तरह साफ नजर आने वाले नुकसानात में आदाद व शुमार की हद तक रद्द बदल करके असल में इज्तमाई नाअहली और नालायकी को छुपाने की भी कामयाब कोशिश की जाती है। मिसाल के तौर पर हुकूमत समेत तमाम माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि रवां साल जून और जुलाई में 6 से 7 हज़ार मेगावाट का शॉर्टफॉल होगा और मुल्क भर के बहुत से मकामात पर सख्त गर्मी में तवील लोड शेडिंग का अजाब तारी रहेगा। लेकिन यही माहिरीन और बाज़ औक़ात आला हुकूमती ओहदेदार ये इंकिशाफ भी करते हैं कि बिजली की सबसे ज्यादा तलब के महीनों में पूरे मुल्क में बिजली की मांग 27 से 28 हज़ार मेगावाट होगी, जबकि पैदाशुदा बिजली के ज़खायर में रोजाना 44 से 46 हज़ार मेगावाट बिजली पड़ी होगी। बकौल नून लीग के हमने 40,000 हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बना दी, फाइन की। अब आपके पास 40,000 प्रोडक्शन कैपेसिटी है। इस साल जो पिछली गर्मियां गुजरी हैं तो शुरू हुई हैं, जिस दिन पाकिस्तान के ट्रांसमिशन सिस्टम ने सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन की वो 24,000 मेगावाट। गर्मियों का पीक सीज़न, अब भी गर्मियों में लोड शेडिंग होती है। एक चीज़ मैं आज कर दूँ, पाकिस्तान में कभी बिजली की लोड शेडिंग इसलिए नहीं हुई कि हमारे पास बिजली नहीं है। अगर लोड शेडिंग हुई तो इसलिए हुई या तो बिजली बहुत महंगी थी, गवर्नमेंट बनाती नहीं थी, उस पर गर्दिशी कर्ज बढ़ता था, या हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं कि टोटल प्रोडक्शन की बिजली कंज्यूमर तक पहुंचा सके। हमारे पास 46,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और अगर आप देखें कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सो 3 months ऑफ द ईयर, या चलें आप 4 समर पीक्स ऑफ द मंथ कह लें, आपकी जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है वो 26 to 28,000 मेगावाट पे जाती है, जबकि बाकी सारा साल you do not cross more than 11,000 megawatt at all. यही माहिरीन जब अपनी महारत की धाक बिठाने के लिए तवानाई और उसके इस्तेमाल के आदाद व शुमार को फैलाना शुरू करते हैं, तो तान यहाँ पर आकर टूटती है कि सिवाय गर्मी के 3 महीनों में पूरे मुल्क में बिजली की मांग औसतन 14 या 16 हज़ार मेगावाट तक रहती है। जब साल का 1/3 दौरानिया इस हद तक कम मांग का तकाजा करता है, तो फिर बिजली, लोड शेडिंग, अंधेरों और IPPs वो खा गया, ये खा गए, महंगे सौदे, लूटमार और सबसे बढ़कर सियासतबाजी का ड्रामा रचाने की जरूरत क्या थी? साथ ही ये भी कह दिया जाता है कि मुल्क में बिजली की तकसीम का निज़ाम इस कदर खस्ता हाल और पुराना है कि वो हमारी कौमी मांग जो कि 27 या 28 हज़ार मेगावाट है, इसकी ग्रिड से घरों, दफातर और कारखानों तक मुंतकली का बोझ भी नहीं उठा सकता। जब सवाल किया जाता है कि ग्रिड स्टेशनों से बिजली के मकामात तक ये बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया, तो किसी के पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं होता।
सियासतदान इस सवाल को गोल कर जाते हैं और वो माहिरीन जो किसी इदारे के साथ मुंसलिक नहीं, वो इसकी जिम्मेदारी फिर सियासतदानों के सर पर थोप देते हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि तरसील का बेहतर इंतजाम किसी हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं रहा और ना ही आज है। पाकिस्तान में तकरीबन एटलीस्ट 30% का लॉस है। आपका 17% का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का लॉस है, 3% आपका ट्रांसमिशन कंपनीज का लॉस है और एटलीस्ट 10% आपकी नॉन रिकवरी है। तो ये ओवरऑल 30, यानी कि आप जितनी भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपकी जाती है, अगर 100 रुपये का आप यूनिट बनाते हैं तो आपको 70 रुपये रिकवर होते हैं और 30% आपके रुपए लॉस हो जाते हैं। सस्ती और ज़रूरत से ज़ायद बिजली का जो सुहाना ख्वाब आज से 20 बरस पहले हमारे सियासी अकाबरीन, आला तरीन हुकूमती ओहदेदारों, माहिरीन तवानाई और किसी भी किस्म की बाज़पुश से बालातर आला ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदों ने पूरी कौम को दिखाया, आज एक खौफनाक हकीकत है। अगरचे मुल्क में सस्ती ही नहीं, मुफ्त बिजली भी पैदा होती है, लेकिन 25 करोड़ में से सिर्फ 2,20,000 हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान के लिए, जो सालाना 25 अरब रुपए की बिजली मौसमियाती शिद्दत से बचाव के लिए और ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर बरकी अशिया पर बगैर किसी तासुफ के इस्तेमाल करते हैं। 32,000 सरकारी अफसरान भी हर साल 12 अरब रुपए की मुफ्त बिजली आराम के साथ इस्तेमाल करते हैं। बिजली की 10 तकसीमकार कंपनियों के 1,81,000 मुलाजमीन भी धड़ल्ले के साथ हर साल 15 अरब रुपए की बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन कंपनियों के साथ मुआहदे करते वक्त उस वक्त के आला हुकूमती ओहदेदारों ने इस किस्म की फयाजाना सहूलत फराहम की थी। हैरान कुन अम्र यह है कि इस किस्म की सहूलियात के बावजूद हालत यह है कि वाबडा और 10 तकसीमकार कंपनियों के 11,000 मुलाजमीन बिजली चोरी और करप्शन की महकमाना इंक्वायरियों का सामना कर रहे हैं और दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक सिर्फ 570 मुलाजमीन को बर्खास्त किया गया है। सहूलत और फायदे की बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। तस्वीर के इस इजाफी पहलू की तरफ सिर्फ एक ही नजर डाल ली जाए तो बहुत कुछ वाज़ेह होता नजर आता है। ऐवान सदर के 311 मुलाजमीन को सालाना 8 करोड़ रुपए बिजली के बिलों की मद में फंड्स की सूरत में मिलते हैं और यह सिलसिला तवील अरसे से जारी है। ऐवान वज़ीर आज़म के 445 मुलाजमीन की बरकी जरूरियात पूरी करने के लिए अवाम के पैसे से 14 करोड़ रुपए सालाना खर्च किए जाते हैं। 3,200 छोटी बड़ी अदालतों के जज साहिबान और अमले को सालाना 35 करोड़ रुपए बिजली के बिल अदा करने के लिए फराहम किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान माहाना 2,000 यूनिट्स और पूरे मुल्क की हाई कोर्ट्स के जज साहिबान माहाना 1,300 यूनिट्स बगैर किसी बिल की अदायगी के इस्तेमाल करने के हकदार हैं। मुख्तलिफ इदारों में आला ओहदों पर मौजूद रह चुके मुअज़्ज़िज़ रिटायर्ड अफसरान, जिनकी तादाद 1,89,171 है, हर साल 41 करोड़ 71 लाख 5,900 मुफ्त यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में तवानाई के माहिरीन, IPPs के नुमाइंदे और हुकूमतें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुल्क भर में बिजली चोरी की शरह में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने मुल्क भर के उन 10 अजला की एक फहरिस्त तैयार की है जिनको पाकिस्तान के टॉप 10 बिजली चोर अजला करार दिया जाता है। बिजली चोरी के इल्जाम से मिलता जुलता इल्जाम बिजली के बिलों की अदम अदायगी भी है। आज हमारे सामने कई ऐसे सरकारी इदारे मौजूद हैं जो अरबों रुपए के नादहिंदा हैं और शायद आसानी के साथ उनसे बिजली के वाजिबात हासिल करना मुमकिन नहीं। मुल्क भर में बिजली सप्लाई करने वाले इदारों की तादाद 10 है और इन इदारों की कारकर्दगी पर शुरू दिन से ही बहुत से सवालिया निशानात खींचे गए हैं। कहीं इन्हें
सियासी हुकूमतों के माल बनाने वाले इदारे कहा जाता है और कहीं ऐसे बेमुहार इदारे करार दिया जाता है जिनके पास कई बरसों से मुस्तकिल सरबराही मौजूद नहीं। माहिरीन तवानाई IPPs के बाद इन सप्लाई इदारों को सबसे ज्यादा मुर्द इल्जाम ठहराते हैं। दुनिया के अंदर ऐसी एग्जाम्पल नहीं होगी कि वो कंपनियां जो सालाना 3,300 अरब रुपए का कारोबार कर रही हैं, कारोबार कि उन्होंने बिजली खरीदनी है, फरोख्त करनी है, फिर रिकवरी करनी है, पिछले 20 साल से बल्कि 24 साल से किसी एक कंपनी का मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात नहीं किया गया। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की हालत यह है कि उनके अरबों रुपए नादहिंदगान के पास फंसे हुए हैं और जहां तकसीम कार की हैसियत से उनकी नाकामी बहुत नुमाया है, वहीं बिजली के बिल्स की वसूलियों की हालत भी बहुत खराब है। नंबर 1, क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी कई बरसों से पहले नंबर पर है। 1,37,200 नादहिंदगान ने कैस्को के 577 अरब रुपए दबा रखे हैं। नंबर 2, नादहिंदगान की फहरिस्त में कबायली इलाका जात ट्राइबल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी दूसरे नंबर पर है। आदाद शुमार के मुताबिक टेस्को के 48,000 नादहिंदगान के जिम्मे 39 अरब रुपए से जायद रकम वाजिबुल अदा है। नंबर 3, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी तीसरे नंबर पर है, जिसके 1,41,410 नादहिंदगान ने 26 अरब रुपए अदा करने हैं। नंबर 4, पिशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 48,000 नादहिंदगान 26 अरब रुपए दबाए बैठे हैं। नंबर 5, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 12,718 नादहिंदगान और 5.5 अरब रुपए की वाजिबुल अदा रकम के साथ 5वें नंबर पर है। नंबर 6, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 6ठे नंबर पर है। 53,425 नादहिंदगान के जिम्मे 2 अरब रुपए के वाजिबात हैं। नंबर 7, इस्लामाबाद सप्लाई कंपनी की जेब में 3,752 नादहिंदगान हैं जो 1 अरब 50 करोड़ दबाए बैठे हैं। गुजरांवाला सप्लाई कंपनी 8वें नंबर पर है। 3,71,774 नादहिंदगान 1 अरब 13 करोड़ अदा करने के लिए तैयार नहीं। नंबर 9, मुल्तान सप्लाई कंपनी के 8,62,000 नादहिंदगान ने 37 करोड़ रुपए अभी तक अदा नहीं किए। 10वें नंबर पर सक्कर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, जिसके 4,77,000 नादहिंदगान ने 25 करोड़ रुपए अदा नहीं किए। बिजली सप्लाई के जिम्मेदारान इदारों की कारकर्दगी बिल्कुल हौसला अफजा नहीं, और अगर महज इनकी कारकर्दगी को आदादो शुमार की मदद से देखा जाए तो खासी हौसला शिकन तस्वीर हमारे सामने उभर आती है। बिजली की चोरी रोकने के ख्वाहिशमंदों के पास अपनी अपनी तजावीज़ हैं, जबकि हुकूमत ने इसका सीधा सा हल दरियाफ्त कर रखा है कि उन इलाकों में तवील लोड शेडिंग की जाए जहां ज्यादा बिजली चोरी होती है। रिकवरी भी मसला है, चोरी भी मसला है। जो चोरी है उसमें बदकिस्मती से हुकूमत की रेट नहीं है। जिन जिन इलाकों में हुकूमत को कोई हुकूमत ही नहीं समझता, जहां बड़े लोग ये कहते हैं कि भाई किसकी कौन सा मीटर रीडर है जिसकी ज़रूरत है कि वो आके मुझे बिल इवन प्रेजेंट करे, जहां हमारा स्टाफ लोगों के साथ मिलके और लोगों को वरगलाता है और समझाता है कि तुम बिल मत दो, मुझे इतने पैसे दे दो। हमने हल ढूंढा एक चोरी को कम करने का, हाई लॉस फीडर्स का। भाई वो एक टेम्पररी मेजर हो सकता है, वो हल नहीं है। आज इस मुल्क में हज़ारों फीडर हैं जहाँ पर आप 12-12, 16-16, 20-20 घंटे लोड शेडिंग करते हैं कि वहाँ जी चोरी होती है, हम लोग बिजली नहीं देते, फिर पाकिस्तान में बिजली बंद कर दें। सिर्फ आज एक हल है कि आप इन डिस्कोस को प्राइवेटाइज करें। जितनी तेज़ी से करेंगे इतनी जल्दी आपको हल मिलेगा, और कोई हल नहीं। एक हल ये भी पेश किया जाता है कि जिन इलाकों में बिजली की चोरी बहुत ज्यादा है उनको ठेके पर दे दिया जाए और ऐसे गिरोहों के हवाले कर दिया जाए जो डंडे के जोर पर बिजली चोरी को रोकें। आपके जो नुकसान करने वाले फीडर्स हैं, जो तारें हैं, लाइनें हैं, जिस पर आपकी चोरी बहुत जाता है, वो किसी को ठेके पर दे दें। ठेके पर दे दें ठेकेदार को, क्या कि इससे मुझे 10 करोड़ की बिजली बेच रहा था, 1 करोड़ मुझे पैसा आ रहा था, आपको मैं देता हूँ, आप 10 करोड़ की बिजली दूंगा आपको, 1 करोड़ तो चलो मेरे पास आप देंगे, उससे ज़्यादा आपने जितना भी कमाया एक्स्ट्रा लोगों से 3-4 करोड़ रुपये और डंडेमारी से जिस तरीके से मिला,
उसमें आधे आपके आधे मेरे। दिस इज द सोल्यूशन। हर बिजली का जो यूनिट है, जो किलोवाट आवर है, उसकी कीमत की डिटर्मिनेशन नेपरा करता है कि उसकी ये 30-35 जो भी रुपए हैं उस रेट पर आप बिजली दे देते हैं डिस्कोस को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। वो कंपनी आपको रकम अदा नहीं करती पूरी। 100 रुपये की बिजली लें तो कोई 90 अदा करता है, कोई 80 अदा करता है, कोई 40, को 50। वो जो इसमें फ़र्क रह जाता है ये गर्दिशी कर्जा है, जिसको हम सर्कुलर डेट कहते हैं। ये सर्कुलर नहीं है क्योंकि ये नुकसान हो गया, तो ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या आज पाकिस्तान का जो कंज्यूमर है, जो सारिफ है, क्या वो इसको बर्दाश्त कर रहा है? नहीं। ये इस वक्त हुकूमत के कंपनियों की बुक्स पर है। आपकी सारी कंपनियां आज बैंकरप्ट हो चुकी हैं। साबिक खादिम आला पंजाब और मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ से बेहतर कौन जान सकता है कि वो 400 या 450 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा आज 3000 अरब रुपए का पहाड़ बन चुका है। बिजली के तरसीली निजाम की खस्ता हाली और लोड शेडिंग का हाल 11 साल पहले से भी अबतर है। IMF और दीगर कर्ज फराहम करने वाले मालियाती इदारों की तज्जियाती रिपोर्ट्स और पेशगी सिफारिशात में हमेशा इस खदशे का इजहार किया जाता है कि हुकूमत तवानाई के शोबे में हद से बढ़ी हुई सब्सिडी के बायस शदीद खसारे का शिकार है, और अगर यूटिलिटी बिल्स में कीमतों की शरह को बुलंद नहीं करती तो उसके जिम्मे कर्जाजात की वापसी मुमकिन नहीं। माहिरीन और आम सारिफीन बिजली और गैस वगैरह की कीमतों में इजाफे को मालियाती इदारों की सिफारिशात से जोड़ते हैं, जबकि तवानाई के वजीर सरदार उवैस लगारी इस किस्म के अंदाजों की नफी करते पाए जाते हैं। IMF के साथ कभी नेगोशिएशंस ऐसी होती नहीं है पावर डिवीजन की जिसमें वो कहें कि कितने रुपए यूनिट बढ़ाओगे, बताओ क्या करना है क्या नहीं करना। वो ये बेसिकली कहते हैं कि अपने सर्कुलर डेट को, जो आपका जो गर्दिशी कर्जा है, उसको एक ख़ास हद से मत बढ़ाओ, और वो हद तय हुई हुई है जो पिछली दफ़ा नेगोशिएशंस में तय हुई थी। गर्दिशी कर्ज जिसके बारे में हर तरफ शोर बरपा है, दरअसल ये वो रकम है जो हर हुकूमत बिजली की तकसीमकार कंपनियों को सब्सिडी की सूरत में अदा करने की पाबंद है। चूंकि मुल्क की मुआशी हालात मुश्किलात का शिकार हैं, इसलिए हुकूमतें इस गर्दिशी कर्जे को अदा नहीं कर सकती, और ये मुआहदे के मुताबिक सूद समेत बढ़ता चला जाता है। अगर आप RLNG पे टैक्सेस लगा के उसकी कीमत बढ़ा देंगे तो वो प्लांट्स का कसूर तो नहीं है ना। तो ये मुमकिन नहीं है कि वो प्लांट बिजली महंगी जनरेट करें। आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ते हैं, आपने वो नहीं किए LNG के। मुझे तो कोई टकराव नज़र नहीं आता। मुझे तो लगता है सारी मिलीभगत चलती रही है काफ़ी सालों से, और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। अगर पॉलिसी मेकर्स थोड़े से बच के चलते एलीट के मफादात से, तो शायद हम बिजली का सेक्टर इस वक्त इस तरह के मसाइल में ना होता। अगर महंगी बिजली के सफर पर नजर डाली जाए तो अंदाजा होता है कि हमने किस तरह कोशिश करके एक सस्ती जरूरत जिंदगी को महंगा बनाया, और इसको महंगा बनाने में सिर्फ एक ही मकसद कार फरमा था कि उन चंद किरदारों को जी भरकर फायदा पहुंचाया जाए जिन्होंने किकबैक्स और दीगर हथियारों की मदद से साबिका हुकूमतों में तवानाई के शोबे के जिम्मेदारों को इस बात पर मजबूर कर दिया था कि वो महंगे सौदे करें। आपने कोई गैस का मंसूबा लेके आना है, वो उसके अंदर उनकी प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, और फिर देखते हैं कि इस मुल्क के अंदर रिस्क क्या है। FIA कार्रवाई कर सकती है, भले आप इन्वेस्टर भी हो, NAB कार्रवाई कर सकती है, और लोग आपको तंग करेंगे, प्रोजेक्ट रुक सकता है। इसकी वो कॉस्ट शामिल करते हैं अपनी प्रोजेक्ट की कॉस्ट में।
कि हमें ये मुमकिन तौर के ऊपर इन सिनेरियो से गुजरना पड़ता है। वो चीज़ जो 100 रुपये में लगनी थी वो उस चीज़ को 150 रुपये या 180 रुपये में लगाएंगे अपने फ्यूचर के रिस्क को कवर करने के लिए। तो जब वो चीज़ जो 100 रुपये में लगनी थी वो जब 150 रुपये में लगेगी तो आप उस शोबे के सार्फिन से, उस मुल्क की आवाम से फिर रिकवरी 150 रुपये की होनी है। इस सफर में आला तरीन ओहदों पर बैठे हुए लोगों ने सिर्फ इतना किया है कि सस्ती हाइड्रो बिजली के मंसूबों को तकमील से रोके रखा और मुतबादिल के तौर पर महंगे तेल, कोयले और LNG से प्राइवेट सेक्टर ने बिजली की तैयारी को नागुज़ीर जरूरत बना दिया। सन 1991 तक हमारी बिजली की पैदावार का 60% हिस्सा हाइड्रो बिजली घरों से हासिल हो रहा था। अब यह सूरत हाल है कि बिजली की कुल पैदावार में हाइड्रो का हिस्सा सिर्फ 29% है। पानी के जखीरे और डैम्स अदम तवज्जो के बायस तेजी के साथ नाकाबिले इस्तेमाल होते जा रहे हैं। थर्मल जराए से बिजली की पैदावार 50% तक जा पहुंची है और बिजली बनाने वाले ज्यादातर प्लांट्स महंगे तेल, इंपोर्टेड कोयले और गैस के बतौर ईंधन इस्तेमाल के बायस सिर्फ महंगी बिजली पैदा कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप RLNG पे टैक्सेस लगा के उसकी कीमत बढ़ा देंगे तो वो प्लांट्स का कसूर तो नहीं है ना। प्लांट्स आज भी आपकी जो RLNG की कीमत ख़रीद है वो ऑयल से लिंक्ड है और ऑयल का एक बड़ा सीधा बेंचमार्क था कि आप 14.5% ऑफ ब्रेंट से कम अगर LNG आएगी तो वो किसी वक्त भी फ्यूल ऑयल को बीट कर सकती है। इनएफिशिएंट प्लांट, यहाँ पर तो आपका कंपैरिजन एक ऐसे प्लांट से जो सिर्फ LNG पे चल सकता है और आपकी LNG बास्केट आज 11% के ऑफ ब्रेंट के करीब है। तो ये मुमकिन नहीं है कि वो प्लांट बिजली महंगी जनरेट करें। आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ते हैं, आपने वो नहीं किए LNG के। मुल्क में बिजली के बहरान की दास्तान इबरतनाक ही नहीं, काफी सबक आमूज और हैरान कुन भी है। माहिरीन के बयानात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और दिलचस्प भी। बाज़ का ख्याल है कि तवानाई के माहिरीन ने बहुत पहले यह खदशा जाहिर करना शुरू कर दिया था कि अगर नई बिजली पैदा करने का बंदोबस्त न किया गया तो कोहराम मच जाएगा और मुल्क की सनत, जिसके बारे में अंदाजा है कि वो चीन और दूसरे कई मददगार ममालिक के ताउन से तरक्की की राह पर दौड़ना शुरू कर देगी, तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारे पास सनतकारी का पहिया रवां रखने के लिए बिजली ही नहीं होगी। इससे पहले हमारे जबरदस्त कयाफा शनास ये बात शुरू कर चुके हैं कि माहिरीन के मुताबिक मुल्क में मौजूद कुदरती गैस के ज़खायर सन 2030 तक खत्म हो जाएंगे। मुल्क तवानाई के बहरान की जद में आ जाएगा। पाकिस्तान में जारी बिजली के बहरान का मालियाती नुकसान का अंदाजा सदर जनरल परवेज मुशर्रफ और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिर मईशत, बैंकार और वजीर आज़म जनाब शौकत अजीज के दौर में हुआ, जब IPPs को अदायगियों के लिए डॉलर को मेयार बनाया गया। प्रॉफिट था IPPs को रुपए के बजाय डॉलर्स में मिलेगा। एक और बड़ा इज़ाफ था, कैपेसिटी पेमेंट एक हो गया, इन्वेस्टमेंट कम शो करके ज़्यादा ज़ाहिर करके टैरिफ हाई लिया, दूसरा हो गया। तीसरा उन्होंने कहा आपको प्रॉफिट, ये शौकत अजीज साहब के ज़माने में हुआ था, डॉलर में पे करेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एक और इज़ाफ आ गया पाकिस्तान में, रुपए के बजाय हम डॉलर में अदायगियाँ करते थे, महंगा डॉलर ख़रीद के मार्केट में इन्वेस्टर को डॉलर में पेमेंट करते थे। इस बहरान में शिद्दत उस वक्त देखने में आई जब सन 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 8,500 मेगावाट तक पहुंच गया और माहिरीन के मुताबिक ये शॉर्टफॉल मजमुई पैदावार का 40% था। किसी हुकूमत ने पहली मर्तबा कौमी तवानाई प्रोग्राम जारी किया और राजा परवेज अशरफ वफाकी वजीर बिजली बन गए। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने राजा परवेज अशरफ से बार बार राब्ता किया, लेकिन वो IPPs के इश्यू पर बात करने के लिए रजामंद नहीं हुए। जब मुल्क में बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए सब कुछ हो रहा था, ऐन उस वक्त सब जानते थे कि बिजली की तरसील का फरसूदा निज़ाम मजमुई पैदावार का 1/3 यानी 31% ज़ाया कर रहा है। लेकिन इसकी तरफ तवज्जो देना शायद बाज़ ओहदेदारों के लिए घाटे का सौदा था, इसलिए मजीद बिजली पैदा करने की तरफ ही देखा गया और सियासी फायदे के लिए महज आदाद व शुमार के साथ खेलने की जो आदत
मुशर्रफ और शौकत अजीज के दौर में शुरू हुई थी, उसको मजीद तवाना बनाया गया। मुझे तो कोई टकराव नज़र नहीं आता। मुझे तो लगता है सारी मिलीभगत चलती रही है काफ़ी सालों से, और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। अगर पॉलिसी मेकर्स थोड़े से बच के चलते जो एलीट कैप्चर है या एलीट के मफादात से, तो शायद हम बिजली का सेक्टर इस वक्त इस तरह के मसाइल में ना होता। मैं वो नाम इस वक्त यकीनन नहीं ले सकता हूँ कि जिन्होंने वक्तन फ़क्तन अपने मफादात की वजह से नुकसान पहुँचाया, लेकिन ये हमारे अगर पॉलिसी मेकर्स बिल्कुल जो प्राइवेट सेक्टर के मफादात से अलग होकर सोचें, तो मेरा ख्याल है बिजली के अंदर अभी भी बहुत काम हो सकता है। मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो अगर एक्विजिशन हो सकती है कि उन्होंने सीपैक के तहत जो पावर प्लांट्स थे, जो कि कोयले के बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, वो हमने लगाए हैं, और उस पर जो सीपैक के इशूज़ थे वो उस पर वैलिड हैं। लेकिन अगर धड़ाधड़ प्लांट लगाने की कोई एक्विजिशन हो सकती है, तो वो पीपल्स पार्टी की 1993-94 की हुकूमत थी, जिसमें ये पहली दफ़ा आगाज़ हुआ, और उसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो थी उसमें लगाई गई। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लगाए गए। तो मुस्लिम लीग नून के दौर में तो जो सीपैक के तहत जो 3 कोयले के तहत चलने वाले प्लांट्स हैं वही लगाए गए। IPPs पर बात शुरू करने से पहले एक साबिक वजीर आज़म और दीगर माहिरीन की तरफ से दी जाने वाली इस मिसाल को जरूर देखना चाहिए कि सोच किस कदर मुश्तरक और एक जैसी है कि अब मिसालें भी मुख्तलिफ नहीं। जैसे आप कहें जी मैं एक टैक्सी ले लेता हूँ, तो जब इस्तेमाल मेरे घर के बाहर खड़ी कर दो, तो मैं जब इस्तेमाल करूँगा तो पैसे दे दिया करूँगा, जब नहीं इस्तेमाल करूँगा तो नहीं दूंगा। तो ज़िंदगी इस तरह चलती नहीं है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे रेंटा कार आप लेते हैं, और अगर आप उसको चलाएं या ना चलाएं, आपको उसकी फ़िक्स पेमेंट उस रेंटा कार वाले को देनी होगी। आपने गाड़ी रेंट की है, आपने वो 3 दिन के लिए रेंट की है, उसकी 2 पार्ट्स हैं। एक आपने उसका डेली रेंट देना है, दूसरा आपने जितनी भी उसमें फ्यूल यूटिलाइज करेंगे, जितना भी चलाएंगे, आपने उसके पैसे देने हैं। IPPs आर जस्ट लाइक दैट। हमारे ये तवानाई के सियाने शायद ठीक ही कहते हैं कि जब ज़रूरत ही बहुत कम थी तो तवानाई की एक गाड़ी ही नहीं, हमने पूरा बेड़ा ही किराए पर बांध लिया, जिसने हमारी मईशत, सनत और अवाम को इस तरह जकड़ दिया है कि अब हम इसको मुआशी उम्र कैद ही करार दे सकते हैं। लेकिन जो माहिरीन आज इस किस्म की मिसालों से पाकिस्तान की रियासत और अवाम की बेबसी का मजाक उड़ाते हैं, ये उस वक्त बिल्कुल खामोश थे और अपनी अपनी सियासी वाबस्तगियों और दीगर मफादात के साथ जुड़े हुए थे, जब उनके लीडर इस किस्म के यकतरफा, तवीलुल मुद्दत और मुआशी हवाले से तबाहकुन मुआहदे कर रहे थे। बहुत से माहिरीन IPPs के साथ मुआहदों को बिल्कुल यकतरफा और इन्वेस्टर फ्रेंडली करार देते थे, और पाकिस्तान में महंगी तरीन बिजली को उन मुआहदों की सबसे बड़ी वजह बताते हैं। हम बड़े कमाल के लोग हैं, हमारे अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो क्राइसिस को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और धड़ाधड़ उन्होंने पावर जनरेशन के प्लांट्स लगाए, प्लानिंग किए बगैर, और मुख्तलिफ फ्यूल उनकी पैदावारी लागत क्या होगी उसको मद्देनज़र रखे बगैर, और सबसे बढ़कर जो पाकिस्तान के अंदर 1994 के बाद जितने प्राइवेट सेक्टर के अंदर पावर प्लांट्स लगे, वहाँ पे उनकी जो उन प्लांट्स की जो कॉस्ट है वो हाईली इन्फ्लेटेड है। जितनी भी पिछले अदवार में इंक्वायरीज़ हुई हैं वो सब इस चीज़ को इस्टेब्लिश करती हैं कि वो पावर प्लांट्स जो बाहर से इंपोर्ट, उनके अंदर ओवर इन्वेस्टिंग की जाती है, उनकी मशीनरी इंपोर्ट आती है, उसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे बनाए जाते हैं, और कोई भी पावर प्लांट जिसने अपना मुनाफा और अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो उसने 20 से 25 सालों में कमाना होता है, जो टैरिफ बनवाते हैं अपनी ज़्यादा कॉस्ट शो करके, वो 2 से 3 सालों में पैसा निकाल लेते हैं और बाकी सालों में अब नॉर्मल प्रॉफिटिंग होती है। बिजली सब्सिडाइज उनको मिलती है, फिर भी उसकी कीमत अदा नहीं होती, बल्कि ऐसे ट्यूबवेल हैं जिनको 10-10 हज़ार का फ्लैट रेट है वो भी अदा नहीं करते। 201 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, उस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज को आपने सबको निष्कारी करने हैं, लेकिन आप इसमें करने के लिए आपने ऐसा तरीका लेना है कि जो जी आपका मसला भी हल हो जाए और ज़्यादा शोर शराबे भी ना हो।
IPPs के इशू पर सदारती रेफरेंस तक दायर किए गए, लेकिन उसका हतमी नतीजा आला सतह की मफाहमत की सूरत में बरामद हुआ और कारोबार रियासत चलता रहा। IPPs के इशू पर इल्जामात की बाज़गश्त आज भी सुनी जाती है, लेकिन महज हवालाजात की सूरत में। ये एक बहुत बड़ा ही एक गलत फैसला था जो कि हमें डोनर एजेंसीज ने पावर रिफॉर्म्स के नाम पे करवाया, और हमने हमारी आने वाली तमाम हुकूमतों ने उसके ऊपर अमल दरामद करते रहे आंख बंद करके, ये देखे बगैर कि सिर्फ IPPs पे अगर हम इन्हिसार करेंगे फ्यूचर में, जैसे कि उसके बाद यही हुआ कि IPP की पॉलिसी लाई गई। अब IPPs का एक अपना प्राइवेट सेक्टर का अपना एक शॉर्ट टर्म विजन होता है, वो कभी लॉन्ग टर्म और हाई जो रिस्क प्रोजेक्ट्स में काम नहीं करते। तो उन्होंने फिर हमें इम्पोर्टेड फ्यूल के प्रोजेक्ट्स में फंसा दिया। उसके बाद से हमने सारे फर्नेस ऑयल के ऊपर, हालांकि उस वक्त ये भी एक बड़ी गलत पॉलिसी थी कि अगर आपने IPPs के साथ काम करना था या IPPs की पॉलिसी देनी थी तो उनको इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर के बजाय लोकल फ्यूल्स के ऊपर काम करवाना चाहिए था। हमने फर्नेस ऑयल के ऊपर उनको लगा दिया, जो कि सारी दुनिया उस वक्त तक फर्नेस ऑयल से निकल चुकी थी। उस वक्त सारी दुनिया कोल पे जनरेशन नहीं बना रही थी, लेकिन हमें हमारे जो डोनर्स के जो थे कंसल्टेंट्स गलत रास्ते पे चला दिया उन्होंने हमें। हमने फर्नेस ऑयल के ऊपर बहुत सारे IPPs ले लिए, फिर 2002 में भी फर्नेस ऑयल पे IPPs लिए। फिर एक जो सबसे बड़ी गलती हुई आने वाली हुकूमतों में कि जो थर कोल के ऊपर एक जो इंटरेस्ट था इंटरनेशनल AES का या गॉर्डन वू का, इन लोगों को हमने भगा दिया और हमने कहा जी थर कोल पे हम मज़ीद काम नहीं करते। तो 1990s में अगर हम थर कोल पे काम शुरू कर देते तो हम इस वक्त इस हालत में नहीं होते। 20 वर्षों में उन कंपनियों की तादाद 90 तक जा पहुंची है, लेकिन साथ ही इन प्लांट्स की तैयार करदा बिजली के फी यूनिट की कीमत भी 90 डिग्री के जाविये से बढ़ती हुई महज 60 पैसे फी यूनिट से 77 रुपए फी यूनिट तक पहुंच चुकी है। सस्ती और वाफर बिजली जैसे पुरकशिश नारों और उम्मीदवारों के साथ किए गए बिजली की पैदावार के मुआहदों से फूट निकलने वाले गर्दिशी कर्जों का मजमुई हजम 3000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। रियासत IPPs की 2000 अरब रुपए की मकरूज है और गुज़िश्ता बरस इन निजी पावर प्लांट्स को 247 अरब रुपए अदा किए गए हैं। CPEC मंसूबे में शामिल बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को भी 511 अरब रुपए अदा करना बाकी हैं। दूसरी तरफ इन बिजली बनाने वाले निजी इदारों ने रियासत के मिल्कियती पेट्रोलियम के शोबे का 2300 अरब रुपया रोक रखा है। तकरीबन तमाम माहिरीन तवानाई और साबिक हुकूमतों में शामिल रहने वाले सियासी लीडरों की इज्तिमाई राय और इस बहरान के हल की तान प्राइवेटाइजेशन पर टूटती है। उनका ख्याल है कि तवानाई के शोबे में मौजूद पेचीदगियों के बायस इस शोबे की बहाली का वाहिद हल निजकारी है, क्योंकि सरकारी तहवील में इस शोबे को कभी भी खसारे से नहीं निकाला जा सकता। हल तो इसका प्राइवेटाइजेशन है। बेहतर है सूबों को प्राइवेटाइज करने दें, आप निकलें इस काम से। यकीन करें वफाक अब ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, सारी कंपनियां बैंकरप्ट हो गई हैं। हमने जब रिफॉर्म्स शुरू किए वो यही थे ना कि हमने डिस्कोज बनाए, और डिस्कोज को फ़ौरन अगर प्राइवेटाइज करते तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना होता। लेकिन हमने फिर डिस्कोज को पर सरकारी सेक्टर में चलाने की कोशिश करते रहे, जिसकी वजह से हमें नुकसान हमारा बढ़ता गया। लेकिन डिस्कोज को हमें उस तरह प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए जिस तरह हमने के इलेक्ट्रिक को किया। के इलेक्ट्रिक में हमने ये किया कि गवर्नमेंट की मोनोपोली को हमने प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली में डाल दिया। तो हमें मोनोपोली के बजाय प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ कंपटीशन को लाना चाहिए। डिस्कोज की आप निजकारी करना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए। जितने ये डिस्कोज तो क्या हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, 201 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं। उस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज को आपने सबको निजकारी करने हैं, लेकिन आप इसमें करने के लिए आपने ऐसा तरीका लेना है कि जो जी आपका मसला भी हल हो जाए और ज़्यादा शोर शराबे भी ना हो। ये कहना मुश्किल और क़ब्ल अज़ वक्त है कि कोई भी हुकूमत तवानाई के इस बहरान को मुकम्मल तौर पर हल करने की अहलियत रखती है, और उसके यहाँ इस किस्म की मतलूबा संजीदगी के अज्जा पाए जाते हैं, जिनकी बुनियाद पर वो इस आखिरी हद तक उलझे हुए मसले को हल कर लेगी। बिजली के सार्फिन ज़ाती तौर पर इस मसले का हल सोलर एनर्जी और दीगर ज़राए में देख रहे हैं, और हुकूमत अच्छी तरह जानती है कि अगर बगैर किसी वाज़ेह कंट्रोल के
अवाम तवानाई के मुतबादिल ज़राए की तरफ चले जाते हैं तो फिर तवानाई का ये सरकारी शोबा महज खसारे का एक पहाड़ होगा जिसका मलबा उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। देखना यह है कि अवाम मजीद कितनी देर इस मलबे के नीचे तड़पते रहते हैं और माल बनाने वाले मजीद कितना माल बनाते हैं। 3 दहाइयों पर फैले हुए अजियत के इस सफ़र की जुजियात को आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान के अवाम ने मुश्किलात का सामना किया और साथ ही पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी बहरान का शिकार हुई। लेकिन ऐसे लगता है जैसे हुकूमत ने अब सबक सीखना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता साल हुकूमत ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 14 IPPs के साथ मुज़ाकरात किए, जिसके बाद इन IPPs के मुनाफा और लागत में 802 अरब रुपए की कटौती की सिफारिशात की गई, जिसको वफाकी काबीना ने मंजूर किया। इन 14 IPPs में 10 IPPs वो हैं जो 2002 की पावर पॉलिसी के तहत काम कर रही थी, जबकि 4 वो IPPs हैं जो 1994 की पावर पॉलिसी के तहत कायम की गई। नज़रसानी शुदा माहदों के बाद रियासत को 104 अरब रुपए मुनाफा होगा और 137 अरब रुपए की बचत होगी। इससे जाहिर होता है कि हुकूमत इस मामले को हल करना चाहती है। पिछले सालों में जिस तरह हमने IPPs और हुकूमत के दरमियान तनाज़ात देखे, जिसका नुकसान आवाम को हुआ और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को हुआ, हुकूमत ये नहीं चाहती कि इस साल भी ये हो। जिस तरह गुज़श्ता साल हुकूमत ने इस मामले को हल करने के लिए 14 IPPs के साथ मुज़ाकरात किए, इसी तरह इस साल का ये प्लान है कि हुकूमत मज़ीद 18 IPPs के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है ताकि महंगी बिजली के इन मुआहदों से न सिर्फ जान छुड़ाई जा सके बल्कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की सनत को कुछ रिलीफ दिया जा सके।